चलो, तो क्या ये टॉपिक नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। देखो इसमें सवाल नंबर 1 क्या है, स्टेट हाइजीन्स प्रिंसिपल। इसमें एक डेफिनेशन भी देखेंगे हम जो है वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट किसको कहते हैं? द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ मीडियम टू विच ऑल वेव रीच साइमल्टेनियसली so that all the point of medium are in same phase। इतना कॉपी करना पड़ेगा आपको। मान लो ये लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है, यहां से वेव्स निकल रहे हैं, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, तो इधर से निकलने वाला भी क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, इधर से निकलने वाला भी क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट। तो टी टाइम के बाद सभी पॉइंट्स का क्या बनेगा? क्रेस्ट ही बनेगा। तो ये जो लोकस बन रहा है, इस लोकस को क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन है लोकस मीन्स कलेक्शन, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम, ओके। तो ये जो बनाना, ये वेव फ्रंट है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम टू विच अब इस पे क्या हो रहा है? सभी वेव्स एक साथ पहुंच रहे हैं। बिकॉज टी टाइम के बाद आप देखोगे तो ये वेव कितने आगे गया? सी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये भी वेव कितना आगे गया? सी टी। ये भी वेव कितना आगे गया? सी टी। तो सभी वेव्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे? सी टी। तो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम टू विच ऑल वेव रीच साइमल्टेनियसली। सभी वेव्स कैसे रीच करेंगे? साइमल्टेनियसली। और इससे क्या होगा? सो दैट ऑल पॉइंट्स आर इन सेम फेज। इसके वजह से क्या हो जाएगा? सभी पॉइंट्स क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। तो ऐसे लोकस को क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। तो ये जो बना क्या है? वेव फ्रंट। यहां क्या क्या हुआ? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स where all the waves reach simultaneously। और simultaneously जाने से क्या हुआ? all the points are in same phase। इसको क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता दिया, वेव फ्रंट, ओके। अच्छा, एक डेफिनेशन होती है वेव नॉर्मल, ये भी काफी फेमस है। वेव नॉर्मल तो वेव नॉर्मल किसको बोलेंगे? द परपेंडिकुलर ड्रॉन to wave front, perpendicular drawn to wave front at any point in the direction of wave। क्या बोलेंगे उसको? वेव नॉर्मल। जैसे कि बेटा ध्यान से सुनो, ये पॉइंट सोर्स है, तो ये इसके वेव नॉर्मल्स हो गए। तो ये वेव नॉर्मल कैसे आए? मान लो ये वेव फ्रंट है, दिस इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का ये एक पॉइंट हो गया, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने लाइट के डायरेक्शन में, इस लाइन को बोलेंगे वेव नॉर्मल। तो काफी फेमस डेफिनेशन है, ये बार बार पूछेंगे। अभी मैं आ रहा हूं हाइजीन्स प्रिंसिपल पे, ये समझ लो पहले। वेव फ्रंट किसको बोलेंगे? पढ़ो। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ मीडियम to which all wave reach simultaneously so that all points are in same phase। इसको बोलेंगे वेव फ्रंट। एंड वेव नॉर्मल मतलब वेव को जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेव फ्रंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल। अब इसके बारे में हाइजीन का क्या कहना था कि भाई देखो, जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट का सभी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करते हैं, ठीक है। तो हाइजीन्स प्रिंसिपल ये काफी पूछा गया है 2 मार्क के लिए। हाइजीन्स प्रिंसिपल, तो हाइजीन्स प्रिंसिपल में कम से कम 2 पॉइंट लिखने होंगे। पहला पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट acts as secondary source of light, emitting secondary waves in all direction
बात को थ्योरेटिकल रखो और ध्यान से समझो। वेव फ्रंट के सभी पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करते हैं एंड सेकेंडरी वेव्स इमिट करते हैं ऑल डायरेक्शन में। अगर आप इधर से देखोगे तो आपको ये लाइट का सोर्स लगेगा, लेकिन वो एक्चुअल सोर्स नहीं है, वो सेकेंडरी सोर्स है। तो क्या बोलेंगे? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट सेकेंडरी वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन at any time to all wavelets gives position of new wavefront called secondary wavefront। ओके, तो कॉमन टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे किसी भी टाइम पे तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट। और याद रखो तीसरा पॉइंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट इज इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जरा ध्यान से सुनो। मान लो अब दो मार्क के अलग दो डायग्राम समझा देता हूं, आप ध्यान से सुनो। ये कर्कटक से बनाने होंगे आपको, ध्यान से, जो कंपास होता है ना उससे। मान लो ये पॉइंट सोर्स है, इससे क्या हो रहा है? ये रेज निकल रहे हैं ऐसे, ये रेज निकल रहे हैं ऐसे, ये रेज निकल रहे हैं ऐसे। आप क्या करना, कंपास में यहाँ पे क्या करना, मेटेलिक एंड रखना, यहाँ पेंसिल रखना और एक आर्क बना लेना ऐसे। समझ आ रहा है? ऐसे आर्क बना लेना। फिर क्या करना, छोटा डिस्टेंस रखना कंपास में, यहां पॉइंट मार्क कर लेना, ये ए, ये बी, ये सी। तो ये सभी पॉइंट जो है ए बी सी, ये किसके पॉइंट है? वेव फ्रंट के पॉइंट है। ये किसका काम करेंगे? सेकेंडरी सोर्स का। और ये क्या करेंगे? सेकेंडरी वेव्स इमिट करेंगे। तो अब क्या करना, छोटा सा डिस्टेंस रखना और मेटालिक एंड यहां रख के यहां पे सर्कल बना देना, बिना डिस्टर्ब किए। यहां पे एक सर्कल बना देना, यहां पे एक सर्कल बना देना। फिर क्या करना, मेटालिक एंड यहां पे रखना, पेंसिल यहां पे रखना और एक कॉमन टेंजेंट बनाना। वो कॉमन टेंजेंट इन तीनों को टच करेगी। समझ आ रहा है? तो ये जो हो जाएगा पी क्यू, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। और एक कॉमन टेंजेंट बनेगी ये पी डैश क्यू डैश, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सेकेंडरी वेव सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आता है। तो ये सवाल कैसे आएगा? 2 मार्क के लिए आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे अगर सवाल आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, कंपास से प्रॉपर डायग्राम बनानी पड़ेगी। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। एक आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, ये भी अलग से 2 मार्क के लिए आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट करके। तो क्या करना बेटा, देखो पहले हम रेज बना लेते हैं। दीज आर द रेज और वेवलेट्स ऑफ लाइट। तो अब ये देखो, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, प्राइमरी पोजीशन, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो इस पे ये जो पॉइंट्स है ये किसका काम करेंगे? सेकेंडरी सोर्स का। बिकॉज हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या बोलता, वेव फ्रंट के सभी पॉइंट किसका काम करते? सेकेंडरी सोर्स का। और सेकेंडरी वेव्स इमिट करते। और उस सेकेंडरी वेव्स को अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलता, जो कि आगे के डायरेक्शन में रहता, पीछे के डायरेक्शन में नहीं रहता। बिकॉज वेव्स हमेशा आगे जाते, पीछे नहीं आते। तो आप क्या करना, यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी को सेकेंडरी सोर्स मान लेना और यहाँ पे सर्कल बना लेना इक्वल रेडियस के, ऐसे करके। तो एक कॉमन टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे P डैश Q डैश, दिस इज पोजीशन ऑफ न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट। और एक कॉमन टेंजेंट बनेगी कौन सी? P डबल डैश Q डबल डैश। इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ये बैकवर्ड ट्रेवल नहीं कर। समझ में आ गया? तो ये बेसिक चीजें फिर से एक बार सुन लेते हैं, ध्यान से सुनो। वेव फ्रंट किसको बोलेंगे? कम ऑन, locus of all the points of medium to which all waves reach simultaneously so that all the points are in same phase, it is called wave front। तो बेटा ये वेव फ्रंट है, यहाँ पे आने वाले सभी वेव्स कैसे हैं? इन फेज। इस पे के सभी पॉइंट्स किसका काम करेंगे? सेकेंडरी सोर्स का। वेव नॉर्मल मतलब वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर बनाया गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल का काम होता है डायरेक्शन ऑफ वेव देना। उसके बाद हमने क्या दिखा? हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या है? पहला पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग सेकेंडरी वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। टेंजेंट ड्रॉन टू एनी एट एनी टाइम टू
ऑल वेवलेट्स, वेवलेट मतलब ये जो एरो है इसको वेवलेट बोलेंगे, वेवलेट गिव्स पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। और सेकेंडरी वेव फ्रंट किधर इफेक्ट रहता है? सिर्फ सामने। और ये अगर डायग्राम पूछता है तो इसका नाम क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये डायग्राम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो 5-6 मार्क का कंटेंट समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। इसको ही क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। दोनों का एक्सप्रेशन करवा देता हूं मैं आपको, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। जरा ध्यान से सुनना बेटा। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और जाते वक्त क्या होता है? लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सोचो कि ये एक ग्लास मीडियम है, ध्यान से सुनना, ये एक ग्लास मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, बिकॉज बोर्ड में N1 N2 सिंबल यूज हुए, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था μ1 μ2। ठीक है, तो इसमें जो लाइट की स्पीड है वो v1 है, इसमें लाइट की स्पीड v2, वहां पे c1 c2 यूज किया था, इसके सिंबल इसमें यूज करेंगे। तो होता क्या है बेटा, एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट होता है, ऑब्लिक एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट होता है। थ्योरी जरा ध्यान से सुनना बेटा। कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट AB, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट AB bounded by two parallel rays PA and QB, PA and QB incident obliquely on the plane refracting surface as shown in figure। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट सरफेस पे पहुंचेगा? A। इनिशियली A रीच द सरफेस, और उस टाइम पे B कहां होगा? यहां पे B डैश। तो अब नॉर्मल बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, मानते हो कि नहीं? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब क्या होगा बेटा, देखो यहां पर भी मैं नॉर्मल बना लेता हूं, ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो जब A डैश पे होगा, B डैश पे होगा। जितने टाइम में B डैश C पे पहुंचता है, जितने टाइम पे B डैश C पे पहुंचता है, मतलब T टाइम में ये कितना डिस्टेंस चला? ये चला v1t, मानते हो कि नहीं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उतने टाइम में क्या A डैश वेट करता रहेगा? नहीं, ये अपना रिफ्रैक्ट होके आगे बढ़ता रहेगा। तो जितने टाइम में जितने टाइम में B डैश से C पहुंचा, उतने ही टाइम में A डैश से D पहुंच जाएगा, A डैश से D पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, इसको मैं D बोल देता हूं। तो ये डिस्टेंस कितना है? v1t, और ये डिस्टेंस कितना है? v2t। क्यों भाई? दोनों में टाइम फैक्टर कॉमन है, टाइम फैक्टर कॉमन है। तो सर क्या ये A डैश D और B डैश C सेम है? नहीं, बिकॉज दोनों अलग अलग मीडियम है, स्पीड अलग अलग होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी अलग अलग होगा। तो ये A डैश B डैश क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये CD क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो बाद में फिर ये भी रिफ्रैक्ट कर जाएगा ऐसे कर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेटा ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो ये अगर I हो गया तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 90 माइनस I, 90 माइनस I। तो ये एंगल कितना हो गया? I। ये एंगल कितना हो गया? I, बिकॉज ये पूरा 90, ये 90 माइनस है, तो ये कितना हो गया? I। अच्छा, ये अगर R है, ये अगर R है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस R, 90 माइनस R। ये R तो ये कितना? 90 माइनस R। बेटा ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? R। कितना हो जाएगा? R। डायग्राम को जरा ध्यान से समझना, क्लियर है? अच्छा, तो अब यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखना है 2-3 पॉइंट, और क्या करना है? यह डायग्राम बनानी है, डायग्राम बनानी है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखना बेटा, ध्यान से सुनो, 2-3 पॉइंट थ्योरी के कैसे लिखना है, ध्यान से सुनो। कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट AB बाउंडेड बाय 2 पैरेलल रेज PA एंड QB इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा, इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज शोन इन फिगर। Initially point A reaches the surface at A dash. As soon as point A reach A dash, the point A dash will act as a
सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट सेकेंडरी वेवलेंथ इन अदर मीडियम। ठीक है, तो अब a डैश b डैश क्या हो गया, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, cd क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, इन ट्रायंगल a डैश b डैश c, साइन आई बोलो कितना था, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई फ्रंट साइड, ये 90 हो जाएगा ना, फ्रंट साइड कितनी है, b डैश c बाय हाइपोटेनियस कितना है, a डैश c, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल बोलो नीचे वाला, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, a डैश डी सी, बोलो बेटा साइन r कितना हो जाता, साइन r इज इक्वल टू फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस, फ्रंट साइड कितनी है, a डैश d बाय हाइपोटेनियस कितना है, a डैश c, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू बी डैश सी बाय ए डैश सी होल डिवाइडेड बाय ए डैश डी बाय ए डैश सी। तो होगा क्या बेटा, ये ए डैश सी कैंसल, तो क्या बचेगा, बी डैश सी बाय ए डैश डी। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे देखो वैल्यूज रख देंगे, देखो ध्यान से देखो, बी डैश सी कितना है, v1t और a डैश डी कितना है, v2t। तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1t बाय v2t। तो t से t कैंसल, तो क्या आया, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2। बट हमें पता है, वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो क्या लिख सकते हो, ν2 बाय ν1 या η2 बाय η1 इज इक्वल टू v1 बाय v2, तो ये वैल्यू इसमें रख दो, क्या हो जाएगा फिर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू v1 बाय v2 की जगह n2 बाय n1, इधर ले लो, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस इज प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ, ये हो गया स्नेल्स लॉ प्रूफ। समझ में आ रहा है, तो सिस्टमैटिक डायग्राम रट लो, समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता सिंपल से डायग्राम रट लो, यहाँ पे आएगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ज्यादा ये कैसे आया वो कैसे, इस चक्कर में मत पढ़ो, थ्योरी पेपर है सिंपल। यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक में साइन आई लेना है, एक में साइन आर लेना है, दोनों को डिवाइड करना है, ये साइड कितना हो जाएगी v1t, ये साइड कितना हो जाएगी v2t। तो इसको क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। ऐसे ही होता है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ, तो रिफ्लेक्शन पे भी एक्सप्रेशन आता है। ओके, तो अब हम प्रूफ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमें प्रूफ करना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सवाल क्या होगा, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन्स थ्योरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन्स थ्योरी। ध्यान से सुनना बेटा, मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कुछ नहीं बहुत आसान है, देखो डायग्राम बनानी होगी प्रॉपर कंपास से, ध्यान से सुनो। अब क्या हो गया, इसमें ना एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा, अभी की तरह प्लेन वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट हो रहा। प्लेन वेव फ्रंट का नाम है AB बाउंडेड बाय टू पैरेलल रेज PA एंड QB। तो सबसे पहले क्या होगा, ये यहां पहुंचेगा A पे, तब B यहां होगा। ओके, तो ये A हो जाएगा A डैश, B हो जाएगा B डैश, यहां बना लेते हैं नॉर्मल, ये एंगल कितना हो गया I। तो जैसे ही ये यहां पहुंचता है तो ये किसका काम करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट का, और ये इधर सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा। तो यहां भी हम एक नॉर्मल बना लेते हैं, तो यहां से भी सेकेंडरी वेव फ्रंट इमिट होगा। समझ आ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनो,
जितने टाइम में ये बी डैश सी पे पहुंचेगा, बी डैश सी पे पहुंचेगा, ए डैश से रिफ्लेक्ट हुए वेव फ्रंट यहां पहुंच जाएंगे डी पे। ओके, तो ये भी तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा सी डी। ए डैश बी डैश इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, अच्छा तो एक बात बताओ बेटा, ये जो होगा ये बी डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू टी, एक ही मीडियम है ना। और ए डैश डी क्या होगा, ए डैश डी भी क्या होगा, वी इंटू टी, वी इंटू टी। अच्छा देखो ये आई है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। जरा ध्यान से देखना बेटा, 90 माइनस आई, बिकॉज ना बेटा ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये आई तो ये 90 माइनस आई, तो देखो ये एंगल कितना होगा सर, ये एंगल हो जाएगा आई, ये एंगल कितना हो जाएगा आई। क्यों भाई, अरे देखो ना ये नॉर्मल और ये कितना है 90, ये 90 माइनस आई तो ये कितना हो गया आई। तो आप एक काम करो, वो जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इन ट्रायंगल जिसमें आई बना उसमें ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, बोलो साइन आई की वैल्यू बोलो, साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल बी डैश सी फ्रंट साइड, बी डैश सी बाय हाइपोटेनियस ए डैश सी, ए डैश सी, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट रे के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। सेम लॉजिक, ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस आर, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, ये एंगल 90 माइनस आर हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आर, ये एंगल कितना हो जाएगा आर। तो आप क्या करो, दूसरा जो ट्रायंगल बनता है इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डैश डी सी, ए डैश डी सी, साइन आर की वैल्यू बोलो, साइन आर, साइन आर क्या होगा, साइन आर विल बी फ्रंट साइड, फ्रंट साइड कौन सी है ए डैश डी, ए डैश डी बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस फिर कितना है ए डैश सी, ए डैश सी, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करो, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू, राइट साइड क्या है बी डैश सी बाय ए डैश सी होल डिवाइडेड बाय ए डैश डी बाय ए डैश सी। तो क्या हो जाएगा ए डैश सी कैंसिल। जरा ध्यान से देखो, बी डैश सी की जगह क्या रखेंगे वी टी, और ए डैश डी की जगह क्या रखेंगे वी टी, तो वी टी भी कैंसिल। तो क्या हो गया साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, साइन साइन भी कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू आर। समझ आ रहा है। तो सारा जो खेल है किसका है, डायग्राम का, सारा खेल किसका है डायग्राम का। थोड़ा सा प्रॉपर बना लेना, ढंग से आ जाएगा। ओके, तो यहां क्या प्रूफ हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां क्या प्रूफ हो गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो गया और रिफ्रैक्शन भी प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, डिराइव कंडीशन फॉर ऑकरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, डिराइव फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बनाना है। अभी एनसीईआरटी और बोर्ड का एक्सप्रेशन अलग है, एनसीईआरटी में पाथ डिफरेंस अलग से बनाया था, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड सवाल है एग्जाम का। ओके, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस एंड फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। शो दैट फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर कंसेक्यूटिव डार्क एंड ब्राइट बैंड। दोनों के लिए फ्रिंज विड्थ कैसी होती है, सेम। पूरा एक्सप्रेशन अलग है। अगर इस टॉपिक से एक ही सवाल करके जा रहा हूं मैं, तो ये सवाल करके जाऊंगा। समझ में आ रहा है, तो ये सवाल करके जाऊंगा। अगर एक ही सवाल करना है मुझे एक टॉपिक से, तो ये सवाल करेंगे। ओके, ध्यान से सुनो कैसे बनेगा एक्सप्रेशन। देखो बेटा, यहां पर ना मैंने दो सोर्स रखे हैं, S1 और S2। ये एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, जरा ध्यान से सुनो। ओके, S1 और S2 दोनों क्या है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, S1 और S2। अब यहां पर एक स्क्रीन है, देखो कुछ इस तरह से ये एक स्क्रीन है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, दो सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोल देता हूं स्मॉल d। ये तो सबको पता है, d इज डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स, कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ये लिखते चलेंगे हम, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। आप क्या करो बेटा, इस S1 S2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो एक।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पे आपको स्क्रीन का सेंटर मिल जाएगा O। अब S से एक परपेंडिकुलर डालो S1 S1 डैश, S1 S1 डैश, S2 से एक परपेंडिकुलर डालो S2 S2 डैश। बात को ध्यान से सुनो। अब पहली चीज ये बताओ कि एट पॉइंट O पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O, जरा ध्यान से सुनना, एट पॉइंट O क्या होगा। देखो तो O पॉइंट पे S1 से वेव्स आएंगे, S1 से वेव्स आएंगे और S2 से भी वेव्स आएंगे। तो क्या आपको डायग्राम से ये लग रहा है S1O इज इक्वल टू S2O। पॉइंट O पे S1O इज इक्वल टू S2O। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S1O माइनस S2O इज इक्वल टू 0। तो पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो O पे क्या बनेगा, ब्राइट बैंड। O पे क्या बनेगा, ब्राइट बैंड। सो ब्राइट बैंड will form at point O। पॉइंट O पे क्या बनने वाला है, ब्राइट बैंड, बिकॉज पाथ डिफरेंस क्या है, 0। यहां से क्रेस्ट आ रहा है तो यहां से भी क्रेस्ट ही आएगा। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान देके बताओ बेटा, ये पूरा अगर D है तो क्या इतना डिस्टेंस D/2 हो जाएगा और ये इतना डिस्टेंस भी D/2 हो जाएगा। समझ में आता है। अब हमने O के बारे में तो बता दिया कि भाई O पे क्या बनेगा, ब्राइट बैंड। क्यों, बिकॉज S1O इज इक्वल टू S2O है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट O से किसी एक Y डिस्टेंस पे चले जाएंगे और एक जनरल पॉइंट ले लेंगे P। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट P पे कब क्या बनेगा, क्या कंडीशन होगी ब्राइट बैंड के लिए और क्या कंडीशन होगी डार्क बैंड के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, ब्राइट बैंड के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्बडा पाथ डिफरेंस रहता और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n + 1 λ/2 रहता। ओके, तो बेटा देखो एक रे तो ये जाएगा, S1 से निकल के एक रे ये जाएगा और S2 से निकल के एक रे ये जाएगा। तो अब पॉइंट P ब्राइट होगा कि डार्क, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है S1P और S2P में कितना पाथ डिफरेंस आया। तो ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा वहां पे ब्राइट बैंड होगा कि डार्क बैंड होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, पॉइंट P का फ्यूचर डिसाइड करना है। तो कंसीडर एनी पॉइंट P। ओके, तो अब पाथ डिफरेंस डेल्टा x एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। मानते हो, बिकॉज डायग्राम से दिख रहा है ना भाई कि S2P बड़ा है, तो किसी तरह से हमें S2P माइनस S1P निकालना है। क्या ये 90 डिग्री है? तो S2P कौन से ट्रायंगल की साइड है, S2P S2 डैश। तो क्या बोलना बेटा, देखो इन ट्रायंगल S2P S2 डैश, बोलो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, S2P S2 डैश ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। बोलो भाई क्या बोलेंगे, S2P स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2 डैश स्क्वायर प्लस P S2 डैश स्क्वायर। जरा ध्यान दो बेटा, तो S2P तो हमें चाहिए, रहने दो इसको, S2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं S2 डैश की जगह D रख सकता हूं? बहुत आसान है, फ्री के मार्क्स से ध्यान से सुनो, ये D स्क्वायर प्लस, जरा ध्यान देना बेटा, ये क्या है Y और ये क्या है D/2। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Y प्लस D/2। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूं, Y प्लस D/2 होल स्क्वायर। सही है, चलो इसको सॉल्व करो। बोलो सर देखो, S2P स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस 2Y D/2 प्लस D स्क्वायर बाय 4। मानते हो कि नहीं,
इक्वेशन नंबर 1। ये 2 कट जाएगा, इतना मैथमेटिक्स मेरे को भी आता है, ठीक है। अच्छा ये कौन सा हो गया अब S2P, मतलब इसका नाटक खत्म। अब क्या बचा S1P। देखो S1P कहां है सर, देखो S1P, तो ये परपेंडिकुलर डाला था तो ये भी 90 है, तो कौन सा ट्रायंगल लू, बोलो बोलो जल्दी। इन ट्रायंगल, हाँ S1P S1 डैश, हाँ बोलो पाइथागोरस थ्योरम। S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ S1 डैश स्क्वायर प्लस, हाँ PS1 डैश स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये डिस्टेंस लिखना था तो हमने क्या किया y प्लस d/2। अब ये डिस्टेंस लिखना है तो y माइनस d/2, समझ आ रहा है, y माइनस d/2। तो क्या होगा देखो फिर से S1 डैश क्या है d, क्या है d, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस ये क्या होगा y माइनस d/2 स्क्वायर। ओके अच्छा S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y d/2 प्लस d स्क्वायर बाय 4, इक्वेशन नंबर 2। आपको चाहिए क्या S2P माइनस S1P। देखो यहाँ S2P है, यहाँ S1P है, दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से सुनो बेटा, सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब करना क्या है सुनो, इक्वेशन 1 माइनस 2, क्या 2 माइनस 1 क्या चाहिए हमें, हाँ 1 माइनस 2 S2P माइनस S1P, तो ये माइनस ये कर देंगे, क्या हो जाएगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां डायरेक्ट कर लेते सब्सट्रैक्शन। जरा ध्यान देना बेटा, क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये माइनस, तो ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये स्टेप पेपर में मत करना, वहां पे कर लेना तुम, हाँ। तो ये प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 2 कैंसल, ये वाई डी प्लस वाई डी 2YD, और ये प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कैंसल, तो वाई डी प्लस वाई डी 2YD, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 2YD। अच्छा ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा S2P माइनस S1P अदर ब्रैकेट S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2YD। हमें चाहिए क्या S2P माइनस S1P, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2YD बाय S2P प्लस S1P। अब यहां पे की जाती है जबरदस्ती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके कितना गंदा स्टेप यूज करते हैं लोग। देखो ये क्या बोलते हैं कि भाई देखो स्क्रीन बहुत दूर रखी है, अगर आपको याद है कंडीशन ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, तो स्क्रीन जितना दूर होगी उतना अच्छा है, तो स्क्रीन ज्यादा दूर होगी तो ऑटोमेटिक पॉइंट P नीचे आ जाएगा, और पॉइंट P नीचे आएगा तो क्या S1P अप्रोक्सीमेटली S2P जितना होगा। यस यही जबरदस्ती है, अगर ये नजदीक रहेगा तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते, जैसे देखो ये कितना होगा 10 मीटर, और ये कितना होगा 10 पॉइंट या फिर 9.000098 मीटर कुछ होगा, तो या फिर हटाओ चलो छोड़ो, ये सब समझाने का टाइम है नहीं अपने पास, हमें एक्सप्रेशन लाना है फॉर या फिर अप्रोक्सीमेटली, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या अप्रोक्सीमेटली ओके S2P इज इक्वल टू S1P इज इक्वल टू D। अगर डिटेल में बोर्ड का क्लास पढ़ा रहा हो तो 20 मिनट यही समझाता मैं, लेकिन अब छोड़ो जाने दो। S2P S1P इज इक्वल टू कितना D, एनसीईआरटी में तो स्टेप यूज ही नहीं करते हम, ठीक है ना। S2P इज इक्वल टू S1P इज इक्वल टू D, ये वैल्यू सिर्फ यहाँ रखनी, यहाँ नहीं रखनी, बिकॉज ये तो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2YD बाई D प्लस D इज 2D, तो 2 कैंसल, तो पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू y स्मॉल d बाय कैपिटल D। ये आ गया पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला।
ओके अच्छा, अब चलते हैं। इफ पॉइंट P इज ब्राइट, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, पॉइंट P इज ब्राइट, अगर पॉइंट P ब्राइट होगा तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं, पॉइंट B अगर ब्राइट होगा, पॉइंट P अगर ब्राइट होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू एन लैम्बडा, मानते हो कि नहीं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्बडा, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश, सही है। तो अगर पाथ पॉइंट P ब्राइट है तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, n लैम्बडा, लेकिन पाथ डिफरेंस कितना है, y स्मॉल d बाय कैपिटल D, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई y स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अरे 15 दिन पहले ही प्रूफ कराया मैंने ये अलग मेथड से, याद आ रहा है कुछ। तो ये y क्या है, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर। ओके, अब यहां से बैंड विड्थ डिफाइन होती, बैंड विड्थ डिफाइन होती, बैंड विड्थ को आप रिप्रेजेंट करते बीटा से, लेकिन बोर्ड वाले रिप्रेजेंट करते W से, बैंड विड्थ को रिप्रेजेंट करते W से। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ W, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड। मतलब देखो जो पैटर्न बन रहा, जो पैटर्न बन रहा कैसे बन रहा, देखो यहां पे स्क्रीन पे क्या दिखने वाला है, देखो ऐसी चीज दिखने वाली स्क्रीन पे दिखने वाला है हमें, ये देखो ऐसे दिखेगा, ये पॉइंट O पे हमें दिखेगा ब्राइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड, फिर इसके बाद ये क्या दिखेगा, ब्राइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड, फिर ये क्या दिखेगा, ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड, ठीक है। तो मान लो कि ये है तुम्हारा सेंटर O, तो बेटा सेंटर से ये nth ब्राइट बैंड है और सेंटर से ये n+1th ब्राइट बैंड है, ये nth ब्राइट बैंड है, ये n+1th ब्राइट बैंड है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ जाएगा उसको मैं बोल दूंगा बैंड विड्थ, समझ आ रहा है। तो अब डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड का फॉर्मूला क्या है, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई देखो ये जो डिस्टेंस है ये y nth बोल देता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये y n+1 बोल देता हूं। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं y nth प्लस w इज इक्वल टू y n+1, समझ रहा है नहीं, y n प्लस w इज इक्वल टू y n+1। तो बेटा w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y n+1 माइनस yn, ओके। तो फिर yn+1, देखो सर अगर n होता तो n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, n+1 होता तो n+1 लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो यहाँ क्या आएगा, n+1 लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ब्रैकेट में n+1 माइनस n कैंसल, तो बैंड विड्थ आ जाएगी लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, समझ आ रहा है। एंड व्हाट इज बैंड विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, समझ आ गया। तो ये बात हो गई किसकी, ब्राइट बैंड की। अब बात करते हैं इफ पॉइंट P इज डार्क, अगर पॉइंट P डार्क है तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x विल बी 2n+1 लैम्बडा बाय 2, 2n+1 लैम्बडा बाय 2, मतलब सोचो 2n+1 लैम्बडा बाय 2। तो अब पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या आई थी, पाथ डिफरेंस इज y स्मॉल d बाय कैपिटल D। तो यहां पे कॉपी कर लेंगे इसको, तो y स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा बाय 2। तो बेटा होगा क्या, ये d ऊपर जाएगा d नीचे आएगा, तो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड क्या हो जाएगा, 2n+1 लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d नीचे कैपिटल D ऊपर। तो बेटा जरा ध्यान से समझना क्या होगा, सेंटर से ये nth डार्क बैंड है, सेंटर से ये nth डार्क बैंड है और सेंटर से ये n+1th डार्क बैंड है।
तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ। ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा, बैंडविड्थ। तो क्या बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू अल्टरनेटिव डार्क बैंड, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू अल्टरनेटिव डार्क बैंड। तो डार्क बैंड का डिस्टेंस क्या है, 2n+1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बैंड विड्थ W इज इक्वल टू yn+1 माइनस yn। किसके लिए है ये, डार्क बैंड के लिए। अच्छा, y का फॉर्मूला क्या है, 2n+1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d माइनस, लेकिन यहां पे किसके लिए है, n+1 के लिए है। तो जहां n है वहां क्या लिखना पड़ेगा, n+1। 2n+1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d। और yn क्या आएगा, 2n+1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d। इसका आंसर भी उसके जितना ही आना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं, सॉल्व करो इसको, क्या होगा, 2n+2+1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d माइनस 2n+1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d। इससे कॉमन क्या निकलेगा, लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d, अंडर क्या बचेगा, 2n+2+1 माइनस 2n-1 प्लस 2n माइनस 2n प्लस 1 माइनस 1 2 कैंसिल। तो फिर से बैंडविड्थ क्या आ गया, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल। ठीक है, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा लेंदी है, आपको ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, अब सारे सवाल क्लियर हो गए। क्या बोला इसने, शो दैट फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर कंजुगेटिव ब्राइट एंड डार्क बैंड। तो इतना सब लिखना पड़ेगा 4 मार्क के लिए। ब्राइट बैंड का भी कर लिया, डार्क बैंड का भी कर लिया। ब्राइट बैंड का एक्सप्रेशन पूछता है, जहां पे लैम्बडा कैपिटल D स्मॉल d आ गया वहां पे रुक जाओ, समझ में आ गया। तो ये इसको क्या बोलेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बोर्ड का स्टाइल अलग है प्रूफ करने का, समझ आ रहा है। 2 स्लिट ले लिए S1 S2, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, थोड़ी सी ज्योमेट्री है और स्टेप याद रखने के लिए बहुत आसान है। S2P माइनस S1P, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते गए, आता रहा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्बडा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n+1 लैम्बडा बाय 2। ओके, अब ये क्या है, डिस्क्राइब विद द नीट लेबल्ड रे डायग्राम द फ्रॉनहोफर्स डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। डिराइव द कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या रहता, जो इंटरफेरेंस के मैक्सिमा के कंडीशन रहते, डायफ्रैक्शन के मिनिमा के रहते, डायफ्रैक्शन के मिनिमा के रहते। ठीक है, अच्छा अब देखो एक्सप्रेशन कैसे बनता। इसके डायग्राम को रहेंगे टोटल 2 मार्क। ओके, कैसे बनेगी डायग्राम जरा ध्यान से सुनो। मान लो हमने यहां पे एक पॉइंट सोर्स रखा S, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न कौन सा है, फ्रॉनहोफर। 2 रहते, एक फ्रेस्नेल एक फ्रॉनहोफर। फ्रेस्नेल नाम छोटा है तो सोर्स नजदीक रहता तो स्फेरिकल वेवफ्रंट रहता, फ्रॉनहोफर नाम बड़ा है तो प्लेन वेवफ्रंट रहता। तो सोर्स कहां पे रहता, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से आने वाले सोर्स कैसे रहते, पैरेलल रहते। कैसे रहते, पैरेलल। तो अब पॉइंट सोर्स यहां रखेंगे और स्लीट को यहां सोचेंगे कि ये ऐसी स्लीट है, तो बेटा स्फेरिकल वेवफ्रंट हो जाएगा। फिर बात समझ में आ रही, स्फेरिकल वेवफ्रंट हो जाएगा। तो अगर स्फेरिकल वेवफ्रंट नहीं करना है, प्लेन वेवफ्रंट करना है, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन मतलब सर फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में प्लेन वेवफ्रंट रहते, क्योंकि सोर्स कहां रखा रहता, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से आने वाले रेज कैसे आते, पैरेलल। तो अब पैरेलल रेज अगर लाना है तो इन्होंने यहां पे क्या दिमाग लगाया, यहां पे रख दी एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या रख दी, कॉन्वेक्स लेंस। तो जब कॉन्वेक्स लेंस रखी तो यहां से ये रेज ऐसे गिरेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे सीधा जाएगा, यहां से रे ऐसे गिरेंगे। अब आप जानते हैं जब हम कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे पॉइंट सोर्स रखते हैं तो सोर्स कैसे मिलेगा, प्लेन वेवफ्रंट। क्या मिलेगा, प्लेन वेवफ्रंट। तो यहां से ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे हो जाएगा, यहां से ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे रेज गिरेंगे, रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएंगे, ऐसे रेज गिरेंगे यहां पे, रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएंगे। समझ आ रहा है। तो ये जो स्लिट है सिंगल स्लिट है, ये समझ में आ गया। तो पहली चीज तो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन जो रहता उसमें कौन से वेवफ्रंट रहते, प्लेन वेवफ्रंट। ओके, तो हमने पॉइंट सोर्स यूज किया, पॉइंट सोर्स के आगे हमने क्या रखा, कॉन्वेक्स लेंस। क्या रखा, कॉन्वेक्स लेंस।
तो रेज जब कॉन्वेक्स लेंस से पास हो जाएंगे तो पैरेलल बन जाएंगे। ओके, तो ये सिंगल स्लिट है, इस स्लिट की जो विड्थ है, इस विड्थ को मैं बोल देता हूं स्मॉल ए। ये जो विड्थ है इतनी, इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल ए। अब क्या होता है बेटा, देखो यहां पे हम स्क्रीन रख देंगे, ये होगी हमारी स्क्रीन, ठीक है। तो जो रेज यहां आएंगे और यहां आएंगे इस तरह से, तो उनका पाथ डिफरेंस कैसे होगा, 0। तो यहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। तो यहां हमेशा क्या बनेगा, ब्राइट बैंड। क्या बनेगा, ब्राइट बैंड। एट पॉइंट ओ, ध्यान से सुनो, एट पॉइंट ओ पाथ डिफरेंस इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। ओके, 3 चीजें लिखेंगे हम। नंबर 1 सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान से सुनना, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, एट पॉइंट ओ। क्यों बनेगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एट पॉइंट ओ पाथ डिफरेंस इज ऑलवेज 0 ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वजह से पॉइंट ओ इज ब्राइट कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। पॉइंट ओ इज ऑलवेज ब्राइट कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। तो पॉइंट ओ को क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, अच्छा अब देखो बेटा, कंसीडर एनी पॉइंट पी। देखो आंसर लिखने का तरीका सेम है, नीट के लिए काफी डिफिकल्ट है, लेकिन थ्योरी के लिए यहां पे फेंकना बहुत आसान है। जैसे यहां देखो डायग्राम वही थी, बस फर्क क्या था, 2 अलग अलग सोर्स थे। सेंटर पे हमने मैक्सिमा बोला, फिर हमने एनी पॉइंट लिया। यहां पे क्या है, एक ही स्लिट है, बिकॉज ये डायफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं अभी हम, एक ही स्लिट है, ये स्लिट विड्थ कितनी है, ए। फिर से सेंटर पे क्या आया, मैक्सिमा, उसको क्या बोला, सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर एनी पॉइंट पी, कंसीडर एनी पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे क्या प्रोड्यूस होगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, ठीक है। मैं क्या करता हूं बेटा, देखो पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां पे, ये बी एम बोल देता हूं, समझ आ रहा है, बी एम बोल देता हूं। तो ध्यान से सुनना बेटा, क्या बी पी इज इक्वल टू एम पी है, बी पी इज इक्वल टू एम पी है। तो पॉइंट पी पे क्या होगा, ब्राइट बैंड होगी या डार्क बैंड होगी, या मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। एक चीज याद रखो, इंटरफेरेंस में मैक्सिमा मिनिमा यूज नहीं होता, इंटरफेरेंस में ब्राइट बैंड डार्क बैंड है, और डायफ्रैक्शन में मैक्सिमा मिनिमा। अब पॉइंट पी पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है इस एएम पे, एएम कितना है। ओके, तो अब ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। अब यहां लिखता हूं मैं दूसरा पॉइंट, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा या फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो अब पॉइंट पी पे क्या होगा, ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, ये एएम पे। ओके, तो मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, अच्छा तो क्या करो बेटा, साइन थीटा ले लो, फ्रॉम फिगर बोलो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। फ्रंट साइड क्या है, एएम, हाइपोटेनियस क्या है, एबी, एएम बाय एबी। बेटा एएम क्या है, सर एएम तो पाथ डिफरेंस है, एएम क्या है, पाथ डिफरेंस, और एबी क्या है, ए, एबी क्या है, ए। तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या यूज करते हैं हम, डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस के लिए डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये जनरल फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जरा गौर से समझो बेटा हो क्या रहा है, सेंटर पे हमेशा क्या बन रहा, ब्राइट बैंड, चाहे वो इंटरफेरेंस हो या डायफ्रैक्शन हो। इंटरफेरेंस में क्या बोल रहे हैं उसको, ब्राइट बैंड, डायफ्रैक्शन में क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। सिर्फ डायग्राम भी बना दी तो 1.5 से 2 मार्क हो गए, फिर एक्सप्रेशन थोड़ा सा उसको मेकअप कर दिया तो हो जाएगा। यहाँ पे सेम फैशन में हो रहा बेटा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे पॉइंट सोर्स रखा, फिर लेंस बनाया, बिकॉज डायफ्रैक्शन कौन सा है, फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर मतलब इंफिनिटी पे रहता सोर्स, तो वेव फ्रंट कौन से, प्लेन, लेकिन नजदीक सोर्स रखेंगे तो स्फेरिकल होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस से जाके क्या बन गया वो, प्लेन वेव फ्रंट। अब पॉइंट पी की कहानी मिनिमा की होगी कि मैक्सिमा की, भाई उधर के कंडीशन इधर उल्टे यूज करने,
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा की कंडीशन बोलो n लैम्बडा, ब्राइट बैंड की कंडीशन n लैम्बडा एंड डार्क बैंड की कंडीशन 2n + 1 लैम्बडा बाय 2। बस इधर उल्टा करना है। उधर पाथ रेफरेंस हमने क्या बनाया था, y स्मॉल d बाय कैपिटल D। अरे देखो ना, पहले पाथ रेफरेंस निकाल लिया हमने पाइथागोरस थ्योरम से। देखो पाइथागोरस थ्योरम करके हमने क्या करा, पाथ रेफरेंस निकाल लिया। पाथ रेफरेंस क्या आ गया, y स्मॉल d बाय कैपिटल D। फिर डायरेक्टली तुमने क्या बोला कि अगर पॉइंट P ब्राइट है मतलब पाथ रेफरेंस n लैम्बडा होना चाहिए, तो n लैम्बडा इज इक्वल टू y स्मॉल d बाय कैपिटल D। तो यहां से y आ गया, फिर दो y का डिफरेंस किया, बैंडविड्थ निकाला। समझ आ गया। तो यहां पे ऐसे ही हम जा रहे हैं। पहले हमने क्या बोला कि भाई देखो डिफ्रैक्शन में सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम रहता। फिर वहां का पाथ डिफरेंस आया था y स्मॉल d बाय कैपिटल D। यहां का पाथ डिफरेंस क्या है, a sin थीटा, a sin थीटा। अच्छा, तो अब अगर पॉइंट P मिनिमा होगा तो मिनिमा के लिए कौन सी कंडीशन, उधर के मैक्सिमा की। सिंपल, मिनिमा के लिए कौन सी कंडीशन, उधर के मैक्सिमा की। बोलो इंटरफेरेंस की मैक्सिमा की कंडीशन n लैम्बडा। ओके, तो पॉइंट P is minima if delta x is equal to n lambda। delta x is equal to n lambda। तो डेल्टा x क्या आया, a sin theta is equal to n lambda। This is the condition for secondary minimas। This is condition for सेकेंडरी मिनिमा। अब क्या चाहिए आपको, बोलो सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या करेंगे, पॉइंट P विल बी सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या यूज करेंगे, 2n + 1 लैम्बडा बाय 2। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्बडा बाय 2। लेकिन पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, a sin थीटा। तो क्या होना पड़ेगा, a sin थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्बडा बाय 2। ये कंडीशन हो गई किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा की। खत्म आंसर। समझना कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस करना है। इंटरफेरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n लैम्बडा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n + 1 लैम्बडा बाय 2। डिफ्रैक्शन के लिए उल्टा, उधर वो डायग्राम, इधर ये डायग्राम। सारा डायग्राम का खेल है। देखो क्या किया हमने, पहले तो रिफ्रैक्शन प्रूफ किया। रिफ्रैक्शन में डायग्राम आ गई, खेल बन गया। साइन आई लेना है, साइन आर लेना है, ये आई है ये आर है। फिर हमने रिफ्लेक्शन प्रूफ किया। रिफ्लेक्शन में ये एंगल में आई, ये एंगल में आर। कुछ भी डायग्राम बना के थोड़ा सा लिख लिया, कुछ भी नहीं आता चेक करने वाले को, थोड़ा सा डायग्राम जैसा बना दिया, इधर लिख गया, आ गया, खत्म। तो क्या हो गया, I इज इक्वल टू आर, हेंस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज प्रूव्ड। अच्छा, यहाँ आगे बढ़े हमने, बोले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या किया, सेंटर का डायग्राम बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सेंटर पे पाथ रेफरेंस 0 होता है बोला, तो ऑलवेज ब्राइट बैंड बोला। फिर एक पॉइंट P ले लिया। अब वहां पे ब्राइट होगा कि डार्क होगा, पूरी तरह से डिपेंड करता है कि इसके पाथ में कितना डिफरेंस आता है। तो एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बना, दूसरा ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बना, उसको सॉल्व करते गए। थोड़ी सी जबरदस्ती की यहाँ पे, इसके जगह हमने d इज इक्वल टू d रखा, यहाँ मत रखो 0 हो जाएगा। फिर तो ये बना, ये पाथ डिफरेंस क्या आ गया, y स्मॉल d बाय कैपिटल D। सबसे आसान तो इसके आगे है। ब्राइट बैंड के लिए n लैम्बडा और डार्क बैंड के लिए 2n + 1 लैम्बडा बाय 2। ओके, अच्छा डिफ्रैक्शन में क्या बोला कि भाई ये देखो ऐसी कहानी है इसकी, लेंस क्यों रख दिया यहाँ पे, पैरेलल रेस चाहिए था। तो अब सेंटर पे क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, एनी पॉइंट P ले लिया। अब वहां पे मैक्सिमा के मिनिमा, सारा पाथ डिफरेंस का खेल है। पाथ डिफरेंस कहते पता क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, साइन थीटा लिया, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया a sin थीटा। वहां क्या आया था, y स्मॉल d बाय कैपिटल D। अब यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन उल्टी कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्क, डिफरेंस लिखना है किसका, इंटरफेरेंस का और डिफ्रैक्शन का। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ध्यान से सुनो। इंटरफेरेंस क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन। याद आ रहा है, ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको, इंटरफेरेंस। मतलब सर ये क्या हो गया, ध्यान से सुनो। क्या होता है, जब दो अलग अलग सोर्स ओवरलैप होते हैं
तो एक का क्रेस्ट अगर दूसरे के क्रेस्ट पे आता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमा होता है और ब्राइट पॉइंट दिखता है, और एक का क्रेस्ट अगर दूसरे के ट्रफ पे आता है तो मिनिमम दिखता है, डार्क बैंड दिखता है। तो जो एनर्जी डार्क बैंड पे गायब हुई वो ब्राइट बैंड पे आ गई, तो क्या हो गया, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई, डार्क बैंड से गायब, ब्राइट बैंड पे अपीयर। तो क्या हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या रहता, बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर, बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर, राउंड द शार्प कॉर्नर, बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर। जैसे मान लो एक विंडो है, अंदर पूरा अंधेरा है, तो विंडो में से लाइट आई, तो विंडो में से लाइट आई तो रूम में उजाला कितना होना चाहिए, विंडो जितना ही होना चाहिए। तो क्या विंडो जितना होता है, नहीं, तो लाइट कॉर्नर से बेंड हो जाती है, तो उस बेंड होने को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस में ब्राइट एंड डार्क बैंड, ब्राइट एंड डार्क बैंड इक्वली विड्थ होती है, इनकी इक्वली विड्थ होती है। ब्राइट और डार्क बैंड की विड्थ कैसी होती है, इक्वल। लेकिन इसमें ऐसे होता है, वो याद आ रहा है ग्राफ, ऐसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो यहां क्या होता है, ऐसे नहीं होता, ब्राइट एंड डार्क बैंड आर नॉट इक्वली विड्थ। तो ब्राइट और डार्क बैंड की विड्थ इक्वल होती है क्या, नहीं। अच्छा, यहां क्या होता है, इंटरफेरेंस किससे होता है, रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस इज रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन टू डिफरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस बिटवीन टू डिफरेंट सोर्स। और बेटा जो डायफ्रैक्शन होता है, रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ different wavelets of single source। ये बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको 2 मिनट में। देखो सिंगल सोर्स, यहां चलते हैं, क्या हुआ, ये इंटरफेरेंस के डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस कितने सोर्स है, दो अलग अलग सोर्स से रे क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो इंटरफेरेंस में 2 अलग अलग सोर्स से लाइट रेस क्या होते हैं, सुपर इम्पोज। यहां आ जाओ, देखो डिफ्रैक्शन, कितने सोर्स है, एक ही सोर्स है, एक ही स्लिट है, इससे निकलने वाले वेवलेट्स वहां पे मर्ज हो, समझ आ गया। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये क्या है, स्टेट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये भी कॉमनली यूज सवाल है। देखो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान देना बेटा। नंबर 1 पाथ डिफरेंस, बोलो पाथ डिफरेंस, 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा डॉट 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 n लैम्बडा, आधा मार्क। दूसरा फेज डिफरेंस, एक बात बताओ बेटा, लैम्बडा मतलब 2 पाई, लैम्बडा मतलब 2 पाई, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट 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 2n पाई, इसका आधा मार्क। ये किसके हो गए, कंस्ट्रक्टिव के। अब यहां लिखते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नंबर 1 पाथ डिफरेंस, बोलो रे, पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है, सर लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। दूसरा फेज डिफरेंस, लैम्बडा की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई पाई मतलब पाई 3 पाई 7 पाई डॉट 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 2n प्लस 1 पाई, समझ आ गया। दीज आर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दीज आर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये भी बहुत बार सवाल आता है। ओके, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। क्या करना है बेटा, यहां पर एक सोर्स रखना है, ठीक है। इसकी डायग्राम आपको कंपास से बनानी होगी,
ओके, तभी मार्क्स मिलेंगे। ध्यान से सुनो, प्रोसीजर समझाता हूं मैं। तो यहां ना मैं ऐसे एक कार्डबोर्ड रख देता हूं, इस कार्डबोर्ड को कर देता हूं मैं 2 होल, ये एक होल है, ये दूसरा होल है। ध्यान से सुनो, इस होल के नाम रख देंगे, दीज आर S1 एंड S2। ध्यान से समझो। अब क्या करो, इसके बीच में बराबर यहां पे एक सोर्स रखो S। तो यहां से लाइट रेज जाएंगे, लाइट रेज मतलब कैसे जाएंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट। कैसे जाएंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, स्पेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट रेज जाएंगे ऐसे करके। ओके, अब तो ये पॉइंट S1 और S2 क्या बन जाएंगे, वर्चुअल सोर्स। क्या बन जाएंगे, वर्चुअल सोर्स। तो यहां से भी स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे अब, लेकिन यहां के स्पेरिकल वेव फ्रंट आपको पैटर्न बनाना होगा। तो क्या करना है, वो कंपास में डिस्टेंस लेना है, मेटालिक एंड यहां रखना है, मेटालिक एंड यहां, और यहां से एक ऐसा सर्कल बना देना है। तो अब इसको चेंज नहीं होने देना, सेम उठाना है, यहां रखना है, और सेम ऐसा एक बना देना है। समझ आ गया। अब मेटालिक एंड यहीं पे रखो, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओ, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओ और डॉटेड लाइन बना दो। बात को समझो, डिस्टेंस चेंज मत करो, उसको उठाओ, यहां मेटालिक एंड रखो और एक डॉटेड लाइन बना दो ऐसे, ठीक है। फिर डिस्टेंस और थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के क्या करो, एक सॉलिड लाइन बना दो ऐसी। डिस्टेंस चेंज मत होने दो, यहां पे मेटालिक एंड रखो, फिर एक सॉलिड लाइन बना दो। फिर और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओ, अब क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। डिस्टेंस चेंज मत करो, फिर से डॉटेड लाइन बनाओ, फिर और डिस्टेंस थोड़ा बना दो, सॉलिड लाइन मारो, ये फिर सॉलिड लाइन ऐसे। समझ आ गया। और यहां पे होगी तुम्हारी स्क्रीन, यहां पे होगी स्क्रीन। अब तुमने अगर ये सही से किया है ज्योमेट्री, तो होगा क्या बेटा, देखो यहां पे चीजें क्या है। पहली चीज, सॉलिड लाइन represent crest, solid line represent crest. Number 2, dotted line represent trough, dotted line represent trough. Okay, तीसरा क्या लेना है, where crest of one wave coincide with crest of other, where crest of one wave coincide with crest of other, constructive interference takes place and bright band is obtained. It is denoted by circle, it is denoted by circle. This is bright band. ये क्या हो गया, bright band. अब हमें चेक क्या करना है, कहां पे सॉलिड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, देखो। या फिर where crest of one wave coincide with crest of other और trough of one wave coincide with trough of other, तो भी क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड, तो भी क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड। तो जरा देखना बेटा, ये ब्राइट बैंड, ठीक है ना। अगर तुम कर्कटक से एकदम परफेक्ट बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन में आएगा वो। देखो ये भी कैसी होगी, ब्राइट बैंड, ये भी ब्राइट बैंड। तो करना क्या है, इसको ज्वाइन कर देना है और यहां लिखना है ब्राइट बैंड, यहां लिखना है ब्राइट बैंड। अब इसका चौथा पॉइंट, वेयर सॉलिड लाइन क्रॉसेस डॉटेड लाइन और डॉटेड लाइन क्रॉसेस सॉलिड लाइन, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस एंड डार्क बैंड इज ऑब्टेन, इट इज शोन बाय दिस सिंबल। तो इससे क्या मिलेगा, डार्क बैंड। या ज्यादा सही ये रहेगा कि आप क्या करो, डार्क बैंड को क्रॉस से बताओ, डार्क बैंड। समझ आ रहा। अब देखो कि कहां पे सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन क्रॉस हो रही। देखो सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन, देखो सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन, सब एक लाइन में आते बेटा। तो इसको ज्वाइन कर दो, ये होती तुम्हारी डार्क। तो अगर कंपास से सही से डायग्राम बनेगी तो परफेक्ट डायग्राम आती है, एकदम मेहंदी के डिजाइन के जैसा दिखता हो। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये डायग्राम फ्री के मार्क है, ये तो कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ सर्कल सर्कल खेलना है और ये लिखना है। सॉलिड लाइन क्या बताती, क्रेस्ट, डॉटेड लाइन क्या बताती, ट्रफ, और जब एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट पे आता या एक ट्रफ दूसरे पे आता तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, ब्राइट बैंड दिखता, ये सिंबल है इसका। और एक क्रेस्ट दूसरे ट्रफ पे आता या एक ट्रफ दूसरे क्रेस्ट पे आता तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, क्रॉस से बताओ। तो 2-4 ब्रांड इसमें डिजाइन करके बता देने। समझ में आ गया। अच्छा, इसका लिखना पड़ता है तुम्हारे को इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के रहते 2 मार्क या 1 मार्क। 1 मार्क का तो लिखना ही पड़ेगा आपको इंपॉर्टेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस, इसी में लिखना पड़ेगा इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में क्या लिखेंगे, इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट
ये पहला एक्सपेरिमेंट है विच एक्सप्लेन इंटरफेरेंस। इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस या डेमोस्ट्रेट इंटरफेरेंस। और दूसरा, इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय विच वी मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसके मदद से हम क्या गिन सकते, वेवलेंथ। कैसे, बैंडविड्थ इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसके मदद से हम वेवलेंथ गिन सकते। दो इंपॉर्टेंस है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेपरेट एक मार्क के लिए आता है। तो पहला इंपॉर्टेंस, ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसने डेमोस्ट्रेट किया किसको, इंटरफेरेंस को। और दूसरा, इसके मदद से हम क्या बता सकते, वेवलेंथ मेजर कर सकते। ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसके मदद से हम क्या गिन सकते, वेवलेंथ। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बचा, 2 और 3 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे गए, बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन पढ़ने में काफी डिफिकल्ट लगते हैं। पढ़ते ना हम तब लगता है अरे बाप रे क्या पूछ लिया, कुछ नहीं होता, फुल टाइम पास होता है। ध्यान से देखो क्या है, प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा जो दिया है 5500 एंगस्ट्रॉन, मतलब 5.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। समझा, एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10, तो -7 हो गया, वो 3 से सरका लिया। 2 स्लिट स्क्रीन परपेंडिकुलर डी गए, इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंज, 2 मीटर अवे स्क्रीन जो है, मतलब कैपिटल डी कितना है, 2 मीटर। तो आपको याद आ रहा, 10 ब्राइट बैंड का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखो बेटा, 10 W का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। अरे बीटा बोलते हैं अपन उसको नीट में। ब्राइट बैंड का डिस्टेंस 10 बीटा, डार्क बैंड का डिस्टेंस 0.5 से कम करने का रहता। ब्राइट बैंड अगर 5वीं ब्राइट बैंड 5 बीटा, 10वीं ब्राइट बैंड 10 बीटा। तो बीटा की जगह क्या है यहाँ पे, W है। तो 10 ब्राइट बैंड का डिस्टेंस मतलब 10 इंटू W कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट, स्मॉल d पता करना है। तो W का फॉर्मूला बोलो, W रहता लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये इक्वेशन यूज करो। 10 W क्या है, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, -2 इधर आके प्लस d इधर शिफ्ट कर दो। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻2 इंटू लैम्बडा कितना है 5.5 इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल D कितना है फिर से 2। तो 5 × 1 = 1, 5 × 2 = 10, 10 इंटू 10⁻2, 10⁻3, 3 - 7 -4। तो क्या आया, 5.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, 5.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, 5.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये समझ में आया। 10 ब्राइट बैंड का डिस्टेंस मतलब 10 बीटा, बीटा के लिए हमारे पास क्या है, W है। क्या है, W है। ध्यान से सुनो, ब्राइट बैंड का डिस्टेंस अगर 10वीं ब्राइट बैंड बोलता है तो 10W, 5वीं ब्राइट बैंड बोलता है 5W, 7 ब्राइट बैंड बोलता है तो 7W, लेकिन 10 डार्क बोलता है तो 9.5W, 7 डार्क बोलता है 6.5W, 6 डार्क बोलता है 5.5W। समझ में आ गया। अच्छा, आगे का सवाल देखो, ये देखो क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आई मैक्स बाय आई मीन। याद आ रहा है, मैंने नीट में भी सिखाया था आपको, आई मैक्स से कभी भी आई पे मत जाओ, ए पे जाओ फिर इस पे आओ। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ इंटरफेरिंग वेव, रेशियो ऑफ इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। मतलब देखो बेटा, हमें दिया है आई मैक्स बाय आई मीन, आई मैक्स बाय आई मीन दिया है 36/9, हमें पता करना है I1 बाय I2। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, आई मैक्स होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, आई मीन होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, 36/9। ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 6/3, 3 × 1 = 1, 3 × 2 = 6। तो इधर की प्रोसेस उधर शिफ्ट करो, उधर की प्रोसेस इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, A1 बाय A2 इज इक्वल टू 2 + 1, 2 - 1, 2 + 1 3, 2 - 1 1। अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू A1 बाय A2 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3/1 होल स्क्वायर, तो 9s/1, 9s/1। ठीक है, अच्छा
लास्ट ये देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर 0.5 mm अपार्ट, मतलब स्मॉल डी कितना है 0.5 mm, मतलब 0.5 इंटू 10 to the power -3 मीटर, एंड इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड, द स्क्रीन इज प्लेस वन इन फ्रंट ऑफ स्लिट, मतलब कैपिटल डी कितना दिया है 1 मीटर। देखो आप देखो, 9th ब्राइट फ्रिंज is 8.835 mm from second dark fringe, मतलब 9 bright minus 2 dark is equal to 8.835 into 10 to the power -3 मीटर। फाइंड द वेवलेंथ, कोई टेंशन नहीं। एक बात बताओ, 9th ब्राइट का डिस्टेंस 9w, 9 ब्राइट का डिस्टेंस 9w, 2 डार्क का डिस्टेंस 1.5w इज इक्वल टू 8.835 इंटू 10 to the power -3। 9 में से 1.5 गया 7.5, 7.5w 89 यस इज इक्वल टू 8.835 इंटू 10 to the power -3। तो 7.5 W क्या रहता, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, 8.835 इंटू 10 to the power -3। तो देखो कैपिटल D का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, कैपिटल D 1, ये स्मॉल d दिया है, यहां पे रखो लैम्बडा की वैल्यू डिटरमाइन कर। समझ में आ गया, ये कर लेना खुद से, ये इतना आंसर आ जाता है इसका। ओके अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट बच गया, वो समझा देता मैं फटाफट आपको, वो है कंडीशन ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, what are the condition of steady interference pattern? Steady interference pattern मतलब steady interference pattern मिलने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनो। पहले आप समझ लो steady interference pattern किसको बोलेंगे। ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जिसमें ब्राइट बैंड डार्क बैंड अल्टरनेट रहेंगे, जितना ज्यादा ब्राइट बैंड है उतना ही ज्यादा डार्क बैंड है, उसको बोलेंगे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसके लिए 6 कंडीशन लिखने होते हैं, 3 मार्क के लिए आता है। पहला, 2 सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, 2 सोर्स कैसे चाहिए, मोनोक्रोमैटिक। फिर लिखना पड़ेगा मोनोक्रोमैटिक मतलब वेवलेंथ सेम। अगर आपको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए या डिफाइन स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न एंड व्हाट आर द कंडीशन ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ऐसे पूछ सकता है। तो पहले स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की डेफिनेशन लिखेंगे, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच alternative bright and dark bands are produced which are of equal width, that is called as steady interference pattern. And condition for steady interference pattern is 2 source must be monochromatic, that is wavelength same. दूसरा, 2 source मतलब distance between 2 source is as small as possible, मतलब दोनों सोर्स के बीच में जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना अच्छा है। कम डिस्टेंस होगा तभी इंटरफेयर होंगे, एक सोर्स यहां एक सोर्स यहां, ये सीधा जाएगा तो मिक्स होंगे क्या, नहीं। तो जितना कम डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में उतना अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तीसरा, डी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, जितना ज्यादा होगा उतना इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। क्योंकि यहां देखो यहां चलते देखो, ये जो हमने इंटरफेरेंस पैटर्न ड्रॉ किया था। एक बात बताओ, एक सोर्स यहां एक सोर्स यहां है, क्या वो तुम सर्कल बना रहे हो मिलेंगे, नहीं। तो ये डी जितना कम है उतना अच्छा पैटर्न मिलेगा। स्क्रीन जितना दूर होगी उतने ज्यादा सर्कल मिलेंगे और उतना अच्छा बैंड मिलेगा। तो कैपिटल डी इज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो तीसरी केस क्या हो गई, डी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। पहला मोनोक्रोमैटिक चाहिए, दूसरा छोटा डी कम से कम चाहिए, तीसरा बड़ा डी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, चौथा दोनों सोर्स कोहेरेंट चाहिए। कोहेरेंट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कोहेरेंट सोर्स मतलब सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। पांचवा, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम चाहिए। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कैसे चाहिए, सेम। पोलराइजेशन की स्टेट कैसे चाहिए, सेम। छठा, पोलराइजेशन की स्टेट सेम चाहिए। छठा, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम चाहिए।
एम्पलीट्यूड जो है वो सेम चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड सेम हो गया तो ब्राइट बैंड क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, A प्लस A 2A स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर मिलेगा। एंड डार्क बैंड A1 माइनस A2, तो डार्क बैंड कंप्लीटली डार्क होगी, ब्राइट बैंड कंप्लीटली ब्राइट हो। 6 कंडीशन फटाफट बोलो। The two source must be monochromatic, distance between two sources as small as possible, distance between source and screen is as large as possible, दो सोर्स कोहेरेंट चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम चाहिए। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन मतलब एक का वाइब्रेशन ऐसा है तो दूसरे का भी ऐसा ही चाहिए, एक का वाइब्रेशन ऐसा एक का वाइब्रेशन ऐसा तो पोलराइजेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा, मतलब इंटरफेरेंस नहीं होगा। और दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे चाहिए, सेम। एम्पलीट्यूड सेम होगा तभी ब्राइट बैंड कंप्लीटली ब्राइट होगा एंड डार्क बैंड कंप्लीटली डार्क होगा। और फेमस इसमें एक है, उसको बोलते हैं ब्रीविस्टर्स लॉ। ब्रीविस्टर्स लॉ, इस पे भी काफी सवाल आए। ब्रीविस्टर्स लॉ इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दो, ध्यान से सुनना बेटा। अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट, अगर आप जानते हो अनपोलराइज्ड लाइट मतलब दोनों वाइब्रेशन, ये एरो वाला वाइब्रेशन एंड दूसरा डॉट वाला वाइब्रेशन, कुछ याद आ रहा है? दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। तो ऐसी लाइट अगर आप एक स्पेसिफिक एंगल पे इंसिडेंट करवाते हो, कॉल्ड ब्रीविस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल। क्या बोलेंगे इसको, पोलराइजिंग एंगल। तो क्या होता है बेटा, एक रे रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक रे रिफ्रैक्ट हो जाता है, और कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे केस में जो रे रिफ्लेक्ट होता है वो कंप्लीटली पोलराइज होता है, जो रे रिफ्लेक्ट होता है वो कंप्लीटली पोलराइज होता है, एंड रिफ्रैक्ट वाला कंप्लीटली पोलराइज नहीं होता, रिफ्रैक्ट वाला कंप्लीटली पोलराइज नहीं होता। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो एट दिस टाइम दिस एंगल इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज है, पोलराइज मतलब एक ही वाइब्रेशन होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग एंगल। ओके, तो अब ब्रीविस्टर्स लॉ क्या कहता है, देखो ये थीटा पी है तो ये भी थीटा पी, ये 90 और ये क्या हो जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, थीटा पी प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180। समझा? तो थीटा पी प्लस आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो थीटा पी प्लस आर इज इक्वल टू 90, तो आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी। सही है? अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। स्नेल्स लॉ लगाओ, n1 साइन थीटा पी इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो n1 साइन थीटा पी इज इक्वल टू n2 साइन 90 माइनस थीटा पी। साइन 90 माइनस थीटा पी इज कॉस थीटा पी। तो क्या हो जाएगा, n1 साइन थीटा पी इज इक्वल टू n2 कॉस थीटा पी। साइन बाय कॉस tan थीटा पी, तो tan थीटा पी इज इक्वल्स टू n2 बाय n1, n2 बाय n1। तो tan थीटा पी इज इक्वल टू n21, मतलब टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। समझ में आ गया? इस पे एक बार सवाल भी आया था न्यूमेरिकल 1 मार्क के लिए कि म्यू अगर 1.6 है तो पोलराइजिंग एंगल बताओ। तो क्या करेंगे, tan थीटा पी इज इक्वल्स टू म्यू, तो थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, तो tan इनवर्स ऑफ 1.6। हमें पता है tan इनवर्स ऑफ √3 60 रहता, √3 कितना रहता 1.7, तो 60 से थोड़ा सा कम, तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता 58 डिग्री। 58 डिग्री। समझ में आ गया? इतना कर लो, मोर देन इनफ, इससे बाहर से सवाल नहीं आए। ठीक है, बाकी का कल देखेंगे, टाइमिंग में डालने लगा था। ओके।